गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं प्राकल्पना की। प्राकल्पना का उद्देश्य अध्ययन के लिए दिशा निर्धारण करना है और तथ्य के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण होता है। प्राकल्पना एक विचार को कहते हैं जो अध्ययन को एक दिशा प्रदान करती है। ऐसे विचार को हम प्राकल्पना कहते हैं, यानी कि एक विचार जो अध्ययनकर्ता तथ्यों के आधार पर निर्मित करता है और उसे हम प्राकल्पना का नाम देते हैं। और ये विचार हमारे अध्ययन को या अनुसंधानकर्ता के अध्ययन को दिशा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। प्राकल्पना शब्द में प्रा का संकेत प्रारंभिक से है, अर्थात ऐसी प्रारंभिक कल्पना या मान्यता जिसे लेकर हम अनुसंधान करते हैं। अध्ययन विषय का चयन कर लेने के पश्चात उसका कोई एक आधार ढूंढना पड़ता है जो किसी कल्पना या अनुभव के रूप में होता है। अंग्रेजी में प्राकल्पना को हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद प्राकल्पना है और जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। हाइपो जिसका अर्थ है नीचे और थीसिस का अर्थ है थ्योरी अर्थात सिद्धांत। तो इस तरह हाइपोथेसिस का अर्थ हुआ सिद्धांत से नीचे अर्थात सिद्धांत का पूर्व कथन। सिद्धांत से निर्मित होने से पहले जो एक कथन है उसे हम प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जैसे कोहेन एंड नागिल जो हैं वो कहते हैं कि किसी अध्ययनकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन हेतु अपनाया गया प्रारंभिक बिंदु ही प्राकल्पना के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि कोई अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के लिए एक प्रारंभिक जो बिंदु है जिससे वो शुरुआत करता है उसे प्राकल्पना के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा है गुडे और होट के अनुसार। इनका कहना है कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा विचार, एक ऐसी मान्यता जिसे अभी सत्य सिद्ध करना है और उसके सत्य सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण यानी कि उसका अभी एक अध्ययन करना है और उसी के आधार पर वो सही या गलत सिद्ध होगी। श्रीमती यंग के अनुसार एक ऐसा कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। यानी कि कार्यवाहक का मतलब कार्य को चलाने वाला एक विचार है और वो विचार कैसा है जो हमें अध्ययन करना है, उस उपयोगी खोज का एक आधार बनता है। कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है, यानी कि उसे हम कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। अब ये जो परिभाषाएं हैं इनके आधार पर प्राकल्पना एक प्रारंभिक विचार है, एक आधार है जो सामाजिक तथ्यों और घटनाओं की खोज करने, उसके विषय में ज्ञान प्राप्ति के लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है, एक आधार प्रदान करता है। कोई अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के बिना सामाजिक अनुसंधान में आगे नहीं बढ़ सकता। उसके एक प्राकल्पना को इसीलिए एक अनुसंधान का प्रथम चरण भी माना जाता है, क्योंकि अध्ययन का क्षेत्र इतना बड़ा होता है तो उसे में हम क्या अध्ययन करेंगे और कैसे अध्ययन करेंगे ये सब हमारी प्राकल्पना के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके बाद आते हैं प्राकल्पना के स्रोत, यानी कि प्राकल्पना का जो निर्माण है वो कैसे किया जा सकता है, उसका जो है
निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम उनको जो प्राकल्पना है उसका बनाने के लिए कहाँ का हम सहारा ले सकते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक निजी स्रोत है और दूसरा है बाह्य स्रोत। निजी स्रोत में व्यक्ति का अपना अनुभव, यानी कि जीवन में उसका कोई भी अपना ऐसा अनुभव हुआ हो जिसके आधार पर वो प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। बाहरी स्रोत जो किसी अन्य क्षेत्र से में जो अध्ययन किए गए हैं उसके आधार पर वो प्राकल्पना का जो निर्माण है वो कर सकता है। M.H. गोपाल ने प्राकल्पना के स्रोत बताए हैं, जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी कि कोई सांस्कृतिक व्यवस्था है उससे भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, या लोक बुद्धि अथवा प्रथाएं जो समाज में ज्ञान होता है, लोक ज्ञान होता है, लोग जो कहते हैं ना कि सामान्य संस्कृति और प्रथाएं होती हैं वो भी प्राकल्पना का स्रोत बन सकती हैं। उसके अलावा जो विशेष विज्ञान है उसको भी हम प्राकल्पना का स्रोत, वहाँ से कोई भी प्राकल्पना हम ले सकते हैं। उसके अलावा जो है समस्याएं या एक घटना के आधार पर जो है उसी की जो समान घटना है उसको हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो सिद्धांत हैं उनका कोई अपवाद या उसके अलावा व्यक्ति का अनुभव, कुछ भी इसमें से प्राकल्पना का स्रोत हो सकता है। गुडे और हॉट के अनुसार सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत या जो है समदर्शिताएं, जो समानताएं होती हैं, सादृश्यताएं होती हैं, उसके अलावा व्यक्तिगत अनुभव, ये इन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं। अब सबसे पहले वो बात करते हैं गुडे और हॉट सामान्य संस्कृति की, क्योंकि कोई भी समाज है, प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति क्या होती है? हमारे रहने का ढंग, हमारे खाने का ढंग, हमारे विचार करने का ढंग, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम क्या भाषा बोलेंगे, हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये सब कुछ हमारी संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है। जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम जन्म लेते हैं, हमारे सोचने का ढंग, हमारे रहने सहने का ढंग, सब कुछ उसी प्रकार से हो जाता है। यानी कि एक जीवन शैली, परिवार, विवाह, नातेदारी, ये सब एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती हैं। और ये सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती हैं। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख हैं, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। इसमें जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका जो कहना चाहिए कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में इसका विशेष योगदान होता है। किसी भी देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। यानी कि वहाँ विज्ञान का उत्थान होगा या पतन होगा, ये वहाँ की संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों में और अमेरिका में क्यों अधिक हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इसका कारण भी वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यानी कि एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दूसरे देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अलग होती है और उसी के आधार पर कोई भी संस्कृति जो है वहाँ पे पल्लवित और पोषित होती है, कोई भी विज्ञान का विकास पल्लवित और पोषित होता है। अमेरिका और भारत या पश्चिमी देश या भारत की
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों के जो परिकल्पना का निर्माण होगा वो अलग अलग होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद का महत्व है, धर्म का महत्व है, सामूहिकता का महत्व है, संयुक्त परिवार प्रथा का है, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत के अंदर अगर कोई प्राकल्पना निर्मित होती है तो वो इन पर आधारित हो सकती है, जबकि पश्चिमी देशों में अगर कोई प्राकल्पना का निर्माण होगा तो वहाँ कैसा कल्चर है, वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, व्यक्तिवाद का बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत सुख को का संबंध कई चीज़ों से जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर प्राकल्पनाएं बनाई जाती हैं। उसके अलावा भारत के अंदर जैसे संयुक्त परिवार प्रथा है, छुआछूत है, जजमानी प्रथा है, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर के महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं बनाई गई। जैसे संयुक्त परिवार प्रथा में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। तो ये क्या है, या भारत में पुरुषों की तुलना में जो लड़कियां हैं वो कम शिक्षित है। तो ये प्राकल्पनाएं भारत के अंदर हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ की पृष्ठभूमि इस तरह की और यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। विदेशों में या पश्चिमी देशों में जो प्राकल्पनाएं निर्मित होंगी वो वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वहाँ पर जिन चीज़ों की, वहाँ पे उस संस्कृति के अंदर जिन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा वहाँ पर उस तरह की प्राकल्पना का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा जो है लोक विश्वास या सांस्कृतिक चिन्ह, यानी कि प्रत्येक समाज के अंदर कुछ ऐसी विश्वास पाए जाते हैं या अभिव्यक्ति होती हैं जो मुहावरे, दोहे या सूक्तियों के आदि के द्वारा वो प्रचलित होती हैं और समाज में इनका एक लंबे समय से प्रचलन होता है। तो वहाँ उसके आधार पर जो है प्राकल्पना का वो आधार बनती हैं या अनुसंधानकर्ता इसमें से किसी को भी, चाहे वो लोक साहित्य हो, लोक कथाएँ हों, लोकगीत हों या मान्यताएं हों, कोई भी विश्वास हो सकता है, तो उसको भी प्राकल्पना का आधार बना सकता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं होती, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है और परिवर्तन होता भी है। और ये परिवर्तन नई नई प्राकल्पनाओं को भी जन्म देता है। जैसे भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में कुछ प्राकल्पनाएं जो हैं वो इस प्रकार हो सकती हैं कि जैसे जैसे भारत के अंदर औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे या जाति प्रथा का विघटन होगा, या शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची होती जाएगी। तो इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी प्राकल्पना का आधार बनते हैं। उसके अलावा दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई उपकल्पनाओं का स्रोत जो है वो समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत भी होते हैं। विज्ञान में अनेक विषयों से संबंधित समान कारण प्रचलित होते हैं जिन्हें प्राकल्पना का स्रोत बनाया जा सकता है या प्राकल्पना के रूप में वो ग्रहण कर लिए जाते हैं, यानी कि सामान्यकरण प्रचलित होते हैं जो उसके आधार पर इन प्रचलित सिद्धांतों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है, जिससे उनमें यदि कोई दोष है तो दूर किया जा सके या इससे संबंधित अध्ययन को एक नवीन दिशा भी प्राप्त होती है और इससे नई उपकल्पना का जन्म होता है। जैसे
रिजले और नेस्फील्ड ने भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए जिन उपकल्पना का प्रयोग किया, उनका निर्माण जाति प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित पहले के सिद्धांतों के आधार पर ही करना समाज में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अधिकांश नवीन प्रकल्पनाएं किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर ही बनाई जाती हैं। जैसे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्रकल्पनाओं का निर्माण किया, यानी कि खुद वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रकल्पनाओं का आधार बनते हैं। उसके अलावा है सादृश्यताएं। सादृश्यताएं होती हैं समानताएं। दो भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली समानता भी प्रकल्पना को जन्म देती हैं। जैसे स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की ही भांति मानते हैं। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्रकल्पनाओं के आधार पर कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई। तो इस तरह से एक समानता, चाहे वो पशु मनुष्य की करें हम या हम पर्यावरण के आधार पर करें, वो उसके आधार पर भी प्रकल्पना का निर्माण हो सकता है। जैसे लुई पाश्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाली चेचक की सदृशता के आधार पर ही किया था। यानी कि एक घटना जहाँ पर होती है उसको हम दूसरी पर आधार मान करके भी प्रकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत अनुभव, अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव भी प्रकल्पना का स्रोत बनता है। जैसे लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं, इस प्रकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया। और न्यूटन ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रकल्पना का सिद्धांत भी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया। आप जानते हैं कि वो सेब को पेड़ से जब नीचे गिरते देखा तो उनके दिमाग में आया कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, और उसी के आधार पर उन्होंने अपना जो सिद्धांत है, अपना विचार है, उसका परीक्षण किया और फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इसी तरह से डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रकल्पना, माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्रकल्पना उनके व्यक्तिगत अनुभवों का ही परिणाम है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं व्यक्ति की होती हैं जो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जो उसने जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर उसका स्रोत बनता है। उसके अलावा कुछ जैसे अंतःप्रज्ञा अपनी होती है कि अंतर्दृष्टि होती है, उसके आधार पर भी प्रकल्पना का निर्माण होता है। कई बार जैसे हम लोगों को ये कहते सुनते हैं, मेरा मन ऐसा कहता है, ये उसकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है और उसके आधार पर कई प्रकल्पनाओं का परीक्षण व्यक्ति करता है। हालांकि अंतःप्रज्ञा पर जो आधारित प्रकल्पना है उसका परीक्षण कठिन हो जाता है। उसके अलावा अनुसंधान और साहित्य, ये भी एक आधार प्रकल्पना का निर्माण बनते हैं। कोई कविता है, साहित्य है, दर्शन है, ये प्रकल्पनाओं के निर्माण इनके सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। ये मुख्य स्रोत हमें प्रकल्पनाओं के निर्माण के हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि इनके आधार पर नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है या इसके बारे में हमें सहयोग प्राप्त होता है। धन्यवाद।